नमस्कार, फॉलोअप के इस लाइव में आप सभी का स्वागत है। भ्रष्टाचार के चेहरे के तौर पे जिस व्यक्ति को बीजेपी ने पूरे देश भर में प्रोजेक्ट किया, वो व्यक्ति आज बीजेपी का हो गया। कैप्शन से आज आप समझ गए होंगे कि बातचीत मधु कोड़ा का कर रहा हूं। पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा आज बीजेपी के हो गए। उनकी पत्नी जो पश्चिमी सिंहभूम से सांसद हैं, वो आज बाबूलाल की मौजूदगी में बीजेपी का दामन थाम लिए। कई तरीके की चर्चा जो है पूरे देश भर में हो रही है, तब जबकि प्रधानमंत्री मोदी भ्रष्टाचार मुक्त भारत को लेकर के हमेशा बयान देते रहते हैं और उनकी प्राथमिकता में भी वो बताते हैं कि भ्रष्टाचार को हटाना ही जो है उनकी पहली प्राथमिकता है। इससे पहले कई सारे और चेहरे जो बीजेपी में चले गए हैं, उसके बाद से इस तरीके की बातचीत शुरू हो गई है कि क्या वाकई में भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि ऐसे चेहरे जब बीजेपी में शामिल हुए हैं तब इस तरीके की बातचीत शुरू हो जाती है। झारखंड में भी इसी तरीके की चर्चा हो रही है। हमारे साथ मनोज पांडे इस चर्चा में शामिल होंगे, सनी शरद भी रहेंगे। सबसे पहला सवाल पांडे जी से पूछते हैं कि पांडे जी, खबरें तो बहुत पहले से ये थी कि गीता कोड़ा शामिल हो सकती हैं बीजेपी में, आज वो हो भी गई। बाकायदा मधु कोड़ा खुद साथ में गए। बाद में एक तस्वीर भी सामने निकल करके आई जिसमें बाबूलाल मरांडी और जो संगठन महामंत्री हैं करमबीर सिंह, उनके साथ कई सारे लोग मौजूद थे उस तस्वीर में, जिसमें गीता कोड़ा के अलावे मधु कोड़ा भी थे। दर्शक ये समझना चाह रहे हैं कि क्या ऑफिशियली मधु कोड़ा भी शामिल हुए हैं या फिर सिर्फ गीता कोड़ा शामिल हुई हैं? सिर्फ गीता कोड़ा शामिल हुई हैं, मधु कोड़ा शामिल नहीं हुए हैं बीजेपी में। ये ऑफिशियली है। लेकिन गुड़ खा के गुड़गुल्ला से परहेज वैसा ही होता है। मतलब आपके पास कहने को रह जाए कि गीता कोड़ा पे तो कोई केस नहीं है, भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है, एक पति की सजा पत्नी को किस कानून के तहत दिया जाए। लेकिन ये सामान्य लोग जानते हैं कि पूरे सिंहभूम में वो घूम कर बीजेपी का प्रचार करेंगे, इसमें कोई दो एतराज़ नहीं है। मतलब ये जो एक तस्वीर झारखंड बीजेपी के सोशल मीडिया हैंडल से जो पोस्ट किया गया और उसमें बाकायदा ये लिखा गया उसमें कि सदस्यता प्राप्त करने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा और गीता कोड़ा ने जो है मुलाकात की संगठन महामंत्री करमबीर सिंह से, और उस तस्वीर में जो है बाबूलाल मरांडी भी शामिल थे। तो इसको ऐसे देखा जाना चाहिए कि वो भी शामिल हुए, क्योंकि ऑफिशियली क्या बीजेपी का क्या स्टैंड है? ऑफिशियली तो यही है कि गीता कोड़ा शामिल हुई हैं अपने समर्थकों के साथ, मधु कोड़ा नहीं हुए। मधु कोड़ा ऐसे भी अभी चुनाव नहीं लड़ सकते, तो कौन सा दल उनको ज्वाइन कराएगा? कांग्रेस ने भी उनको ज्वाइन नहीं कराया था, आपको याद होगा। वो गीता कोड़ा ज्वाइन कर रही हैं। कल किसी का मतलब किसी पिता के आरोप हो तो बेटा को भ्रष्टाचारी मान लेना, या बेटा का आरोप है तो उसके बेटा को मान लेना, ये तर्क है कि ये नहीं है। हमने गीता कोड़ा का ज्वाइन कराया। अब पति पत्नी है तो भारत की तो सामाजिक जिम्मेदारी है ना एक दूसरे की, तो उसका निर्वहन करते। अगर कोई दफ्तर में आता है तो ऐसा थोड़ी है कि बीजेपी उसको रोक लेगी या मिलने से मना कर देगी, ऐसा तो है नहीं। और वो राजनीतिक व्यक्ति हैं। लेकिन जिस व्यक्ति के नाम पर आपकी पूरी राजनीति है, आप लगातार मधु कोड़ा सरकार को लेकर के हमेशा हमलावर रहे। हेमंत सोरेन की सरकार जब तक चली तब तक आप इस सरकार को मधु कोड़ा पार्ट 2 बताते रहे। ऐसे में वो मधु कोड़ा जब अपनी पत्नी के साथ भाजपा दफ्तर जाते हैं तो आप भले ही एक संदेश देने की कोशिश करें कि मधु कोड़ा शामिल नहीं हुए हैं, आम पब्लिक भी क्या इसको ऐसे ही देखेगी या फिर इसको ऐसे ही देखा जाना चाहिए? आम पब्लिक को ये सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं तो भ्रष्टाचारी कभी जीत कर नहीं आते, या उनके संतान नहीं जीत के आते। आम आदमी को फर्क इससे पड़ता है कि वो नेता मेरे कितने करीब हो, वो जीतेगा तो वो मेरा कितना काम करेगा, बस इसी से फर्क पड़ता है। देश में कितने भ्रष्टाचार 302 के मुकदमे चल रहे हैं नेताओं पर, और वो सब विधायक माननीय और सांसद सब बने हुए हैं। जनता को ये फर्क नहीं पड़ता। जैसा समाज होता है वैसा ही नेता होता है। हम लोग नेता किसी दूसरे ग्रह से नहीं उतारते हैं। जैसा हम हैं वैसा आप हैं, वैसा नेता है, वैसी पॉलिटिकल पार्टी है। सबके पास अपना अपना कहने को तर्क है। भ्रष्टाचार एक्चुअली दूसरे के दल में दिखता है, अपने दल में नहीं दिखता है किसी को भी, चाहे वो कांग्रेस हो। बीजेपी भी नहीं देख पा रही है। यही वजह है कि ना सिर्फ मधु कोड़ा फैमिली, अजीत पवार, हिमंता बिस्वा शर्मा, अजीत पवार
और कई ऐसे छगन भुजबल जैसे चेहरे जो हैं बीजेपी में जा रहे हैं और उनको बाकायदा पुरस्कृत किया जा रहा है। हाल में आदर्श घोटाले में जिनका नाम था कोई चौहान करके हैं महाराष्ट्र से, वो भी गए और राज्यसभा का सांसद से उनको नवाजा गया। आपकी उंगलियां थक जाएंगी, संख्या इतनी है। चूंकि आप बड़े बड़े लोगों का नाम ले रहे हैं, जितना आप जानते हैं ये सभी दल का एक ही हाल है। कोई भी एक दल ऐसा नहीं है जो कह सकता है कि हम भ्रष्टाचार का जीरो टॉलरेंस अपनाते ही नहीं है, बोलते ही नहीं है, अपनाते भी हैं। आप देखिए आम आदमी पार्टी का देश की आज़ादी के बाद वो पॉलिटिकल पार्टी बनी, सबसे हाल फिलहाल बनी वो पॉलिटिकल पार्टी। उसने क्या कहा था, लोकपाल का मांग की थी, भ्रष्टाचार उनका सबसे बड़ा मुद्दा था, अन्ना हजारे का ये था, और आज क्या आरोप लग रहा है। तो ये होता है दूसरे के दल में भ्रष्टाचार देखना होता है, अपने दल में नहीं देखना होता है। दूसरे के दल को देख के ज़्यादा जोर से बोलना होता है। ये सभी राजनीतिक दल का ये पहला मतलब कर्तव्य है। तो बीजेपी उसे अछूती नहीं है, कभी नहीं, कभी नहीं। पार्टी विथ डिफरेंस किसी और मायने में आप कर सकते हैं, कोई डिफरेंस नहीं होता, सारे पॉलिटिकल पार्टी एक हैं। ये जो पांडे जी जो बोल रहे हैं सनी, और एक जो तस्वीर जिस तरीके से बाबूलाल की मौजूदगी में गीता कोड़ा शामिल हुई, उस समय तक चूंकि एक जो तस्वीर आ रही थी तो बोला ये गया कि मधु कोड़ा तो इसमें नहीं है, लेकिन बाद में वो भी तस्वीर भी सामने आ गई। तो बाबूलाल मरांडी जैसे व्यक्तित्व के लिए जो है ये कितना ये उनके लिए मुश्किल भरा समय होगा, तब जबकि वो आए दिन रोजाना भ्रष्टाचार को लेकर के घेरते रहते हैं। कई सारे चेहरों पे, हेमंत सोरेन पे हमेशा हमलावर रहे। भ्रष्टाचार को लेकर के एक बड़ा मुद्दा जो है बाबूलाल के पास रहा है और बाबूलाल हमेशा इन सवालों पे बोलते रहे हैं। अब क्या वो आगे बोल पाएंगे? चूँकि जिस तरीके से पांडे जी बोल रहे हैं कि दूसरों के दल में भ्रष्टाचार दिखता है, जैसे ही वही व्यक्ति अपनी पार्टी में आ जाए तो फिर वो भ्रष्टाचार दिखता नहीं है। अब बिल्कुल देखिए, ये पॉलिटिक्स में बहुत खास बात नहीं है। मुझे लगता है कि आज के डेट में आप झारखंड से लेकर देश भर के नेताओं के बयान देख लीजिए। कल तक जिसे भ्रष्टाचारी बोला गया, जब वो उनकी पार्टी में शामिल हो गए तो फिर उनके खिलाफ कुछ नहीं बोला गया। और यही वजह है कि विपक्ष जो है, खास करके भाजपा को वॉशिंग पाउडर कहती है, वॉशिंग मशीन कहती है कि उसमें डालिए और उसके बाद सब कुछ साफ हो जाएगा। मुझे लगता है कि इस पर चर्चा करने से ज़्यादा ज़रूरी ये चर्चा करनी चाहिए कि आखिर गीता कोड़ा को क्यों शामिल होना पड़ा। भाजपा ने शामिल किया, इसके लिए जोर लगाया, या गीता कोड़ा खुद इच्छुक थी? तो देखिए, अगर डेटा के हिसाब से देखिएगा संजय, 2014 में जब मोदी लहर था पूरे देश में और प्रचंड जो है जीत कर मोदी सरकार बनाए थे, तो वहाँ से जहाँ से गीता कोड़ा 2019 में जीती, लक्ष्मण गिलुआ चुनाव जीते थे। लक्ष्मण गिलुआ का टोटल जो वोटिंग परसेंट था वो 26% था। और गीता कोड़ा जो है ये जय भारत समानता पार्टी से एक कह सकते हैं कि निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पे जीती थी। और निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर लड़ते हुए इन्होंने 18% वोट शेयर जो है हासिल किया था। उसके बाद 2019 में इन्हें लगा कि ये फिर से अगर निर्दलीय लड़ती हैं तो ये नहीं चुनाव जीत पाएंगी। और यही वजह है कि चुनाव से 4-5 महीने पहले अक्टूबर 2018 में ये कांग्रेस का दामन थाम ली। ऐसा तो नहीं है कि शुरू से ये कांग्रेस में थी। अभी जब उस सीट को लेकर, चाईबासा सीट को लेकर अभी ये पार्टी के अंदर और गठबंधन के अंदर ये चर्चा चल रही है कि हो सकता है कि वो सीट जो है कांग्रेस कोटे में है वो जेएमएम कोटे में चली जाएगी। तो सवाल है कि उसके बाद गीता कोड़ा क्या करेगी? तो गीता कोड़ा तो अपना कोई रास्ता देखेगी। तो गीता कोड़ा ने अपना रास्ता देखा और उन भाजपा से लगातार संपर्क में थे। आपको याद होगा कि देश में जब लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू हुई और इसका चुनाव प्रचार का जिम्मा अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने शुरू किया, तो इस देश में अमित शाह ने सबसे पहली जो सभा की थी वो चाईबासा में ही की थी। आप समझिए कि उसी सीट की जो जीती हुई उम्मीदवार हैं, सांसद हैं, वो आज उसी पार्टी में आ गई। तो इसका मतलब है कि वो सीट बीजेपी के फोकस्ड में था। इस हिसाब से, क्योंकि जो तैयारी थी वो यही थी कि जिस सीट को हमने लूज किया है वहीं से तैयारी को मजबूती से शुरू किया जाए। तो उस हिसाब से बीजेपी अपने प्लान पर काम कर रही थी और गीता कोड़ा अपने प्लान पर काम कर रही थी कि अगर ये सीट जेएमएम के खाते में चला गया तो इनके पास तो दो ही ऑप्शन होगा, या तो हम जेएमएम में चले जाएं या फिर कांग्रेस छोड़ के हम निर्दलीय उम्मीदवार बन जाएं। तो अब पहली जो है ये महिला सांसद, मतलब आज़ादी के बाद जब से चुनाव हुआ, ये पहली महिला थी जो चाईबासा सीट से सांसद बनी है। और माना यही जा रहा है कि इनका प्रभाव है, इनके पति का प्रभाव है। अब इसके बाद बीजेपी के अंदर जो समीकरण खड़ा होगा
वो ये होगा कि पहले से जो अब लोकसभा चुनाव अगर वो जीत जाती हैं तो उसके बाद तो इनका प्रभाव और बढ़ेगा। तो उस लोकसभा क्षेत्र में जो कुल 6 विधानसभा क्षेत्र हैं, उस 6 विधानसभा क्षेत्र में 2 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जिन पर ये दोनों दंपत्ति का दावा रहेगा, मझगांव और जगन्नाथपुर। तो मधु कोड़ा भी चुनाव लड़ना चाहेंगे। तो इसमें जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं पहले से, आप देखिए कि वहाँ उसी इलाके से जो है कई जो नामचीन चेहरे हैं वहाँ से चुनाव लड़ते रहे और हारते रहे। तो अब उसके बाद भी पार्टी में स्थिति ये खड़ी होगी। ये आप जो बोल रहे हैं सनी, वो तो आप ये बता रहे हैं कि गीता कोड़ा अपना राजनीतिक भविष्य को देखते हुए जो है बीजेपी में जाने का वो प्लान की और आज बीजेपी में चली गई। लेकिन जिस तरीके से पांडे जी बोल रहे हैं कि जनता भ्रष्टाचारी हो या फिर जो दूसरे जो 302 तक के जो मुकदमे झेल रहे हैं उसको जिताते रही है, तो एक तो पांडे जी जैसा बता रहे हैं कि जनता के लिए ये सब कोई मुद्दे मायने नहीं रखता है, पॉलिटिकल पार्टियों के लिए भी मायने नहीं रखता है। तभी जब भ्रष्टाचार को लेकर के इतनी मुखरता से जो पार्टी बोलते रही है, जिस पार्टी के मुखिया बोलते रहे हैं, जो सबसे बड़े चेहरे हैं, तो ऐसे में जब पॉलिटिकल पार्टियां कुछ नहीं सोचेंगी, आम लोग तो नहीं ही सोच रहे हैं, पांडे जी की बात में दम है कि वही लोग जिता करके भेजते हैं, तो इसकी जिम्मेवारी लेगा कौन? तब जबकि सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी खुद को बता रही है, प्रधानमंत्री मोदी खुद 400 सीट पार का नारा लगवा रहे हैं, संसद के अंदर तक ये नारा लगाया गया। तो इतने कॉन्फिडेंस के बावजूद क्यों ऐसे चेहरों को शामिल कराया जाना पड़ रहा है बीजेपी के अंदर एक एक सीट के लिए? क्या मजबूरी रही होगी, क्या समझते हैं? बिल्कुल, देखिए ये सवाल पूछा भी गया बीजेपी के नेताओं से कि आप लोग कहते हैं कि मोदी की गारंटी है इस बार 400 पार होगा, तो ये गारंटी को पूरी करने के लिए बाहर से नेता को क्यों लाना पड़ रहा है? तो उनका साफ कहना है कि ये मोदी जी की ही गारंटी है कि उसी विश्वास के साथ लोग आ रहे हैं और शामिल हो रहे हैं। लेकिन रहा सवाल कि गीता कोड़ा को जिस तरह से शामिल किया गया, बीजेपी की तरफ से ऑफिशियल बयान यही आया कि गीता कोड़ा पर कोई आरोप नहीं है, भले ही उनके पति पर आरोप है और आप पति पत्नी दोनों को मिला नहीं सकते। झारखंड ही ऐसा स्टेट है जहां पर पति किसी दूसरे पार्टी में, पत्नी किसी दूसरे पार्टी में, भाई एक जो है किसी दूसरे पार्टी में और दूसरा भाई जो है किसी दूसरे पार्टी में चुनाव लड़ते रहा है। तो दोनों को मिलाकर नहीं देखा जा सकता, लेकिन यहाँ पर मिलाकर देखा जाएगा। अब जिस तरह से हेमंत सोरेन जी जेल गए, उन पर 8 एकड़ ज़मीन को जो है कब्जा कराने को लेकर जो आरोप लगा और उस मामले में ये जेल गए हैं, और उसके बाद से बीजेपी ये प्रचारित करती रही कि साहेबगंज में 1000 करोड़ का घोटाला हुआ, ज़मीन घोटाला हुआ, एक भ्रष्टाचारी के रूप में जो है उन्हें दिखाया गया। लेकिन अब जब ये सवाल वो उठाएंगे तब उनसे पूछा जाएगा कि 4500 करोड़ बताया गया कि जब ये घोटाला सामने आया तो कहा गया कि देश का सबसे बड़ा घोटाला है। इस पर बाकायदा जो है किताबें लिखी गई, यहीं के विधायक किताब लिखे, सरयू राय ने किताब लिखी। तो ये तो फिर आप कैसे आप दूसरे को सर्टिफिकेट दे रहे हैं और इधर जो भी आ रहा है उसको क्लीन चिट भी दे रहे हैं, खुद से भी सर्टिफिकेट दे रहे हैं। तो ये इन सवाल का तो सामना करना पड़ेगा और बीजेपी जो है इसकी तैयारी कर रखी है कि कैसे इसका सामना करना है। हालांकि जो बयान है आप तो समझ ही रहे हैं कि कई नेता बीजेपी में शामिल होने से पहले बोलते रहे कि हम मिट्टी में मिल जाएंगे, नहीं जाएंगे, कुतुब मीनार से कूद जाएंगे, नहीं जाएंगे। गीता कोड़ा भी 1 महीना पहले आपके इंटरव्यू में बोली थी कि हम मर जाएंगे लेकिन बीजेपी में नहीं जाएंगे, लेकिन वो गई। तो परिस्थिति के हिसाब से पॉलिटिकल बयान बदलते रहते हैं। तो अब देखना होगा कि बीजेपी किस रूट में जो है अपना जो इलेक्शन का कैंपेनिंग है वो ले जा रही है। अगर भ्रष्टाचार के मसले पर ले जाएगी तो हमेशा अब ये सवाल उठेगा कि आप मधु कोड़ा को अपने साथ, गीता कोड़ा को अपने साथ कैसे ले आए। सनी ने जिस किताब की जिक्र की जो सरयू राय ने लिखी थी मधु कोड़ा के ऊपर, आज चूँकि जब गीता कोड़ा शामिल हुई बीजेपी में और मधु कोड़ा भी मौजूद रहे, वो तस्वीरें सामने आई। उसके बाद मैंने एक इंटरव्यू भी किया है सरयू राय का, वो इंटरव्यू भी आप फॉलो अप झारखंड पे देख सकते हैं। लेकिन सरयू राय जिस तरीके से बोलते रहे हैं मुखरता से, खास करके भ्रष्टाचार के मामले में, वो भी आज थोड़े बहुत ही लिमिटेशन में कहें तो मतलब एक तरीके से वो सवालों को टालने की कोशिश कर रहे थे। तब जबकि बीजेपी के लोग हमेशा से मुखरता से बोलते रहे हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ उनकी लड़ाई चल रही है। सरयू राय से जब मैंने सवाल किया तो उन्होंने कहा कि अब ये ज़रूर बीजेपी बोल सकती है कि पहले जो भी मधु कोड़ा ने किया या फिर उनके लोगों ने किया, आने वाले दिनों में वो ऐसा कुछ नहीं कर पाए, इसकी शायद गारंटी बीजेपी ले सकती है।
पांडे जी, क्या ये गारंटी बीजेपी लेगी कि आगे नहीं होगा? और ये जो गारंटी महाराष्ट्र में जो एक चीज़ देखा कि छगन भुजबल जैसे ही एनडीए फोल्डर में गए तो ईडी दफ्तर से उनका कागजात ही गायब हो गया। बाद में ये बोला गया कि अब तो इसमें ईडी के पास कागज़ ही नहीं है तो मामले को रफा दफा कर लिया जाए। तो किस तरीके की गारंटी मिल रही है बीजेपी के तरफ से ऐसे चेहरों को जो कि निर्भीकता के साथ जा रहे हैं? कल तक जिनको बीजेपी एकदम टारगेट कर रही थी भ्रष्टाचार के मामले में, वो जब जा रहे हैं बीजेपी में तो इनको कुछ तो एश्योरेंस वगैरह कुछ मिल रहा होगा। देखिए, इस मुद्दे पे कोई नेता बात नहीं करता है और ना ही एश्योरेंस मांगता है और ना ही सामने वाला देता है। कुछ चीज़ें मतलब अघोषित होती हैं, उसको कहने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि भाई एक दूसरे की ज़रूरत है, उस ज़रूरत को पूरा किया जाए, बस यही सिस्टम है। मतलब फायदे के लिए जो है, हाँ, आप कोई इशू नहीं रह गया, चाहे वो भ्रष्टाचार ही क्यों नहीं हो। ये पूरे भारत का है सिस्टम। मैं दूसरे दुनिया में कभी नहीं गया, मतलब दूसरे देश में कभी नहीं गया। आप ठीक बोल रहे हैं पांडे जी, लेकिन सीना ठोक करके तो बीजेपी बात करती है ना। प्रधानमंत्री मोदी ने सीना ठोक करके बोलते हैं कि भ्रष्टाचार सबसे बड़ा इशू है और जब तक वो भ्रष्टाचार को खात्मा न कर दें तब तक वो जो है वो काम करते रहेंगे। इंदिरा गांधी भी बोलती थी उससे पहले। अभी हम लोग जिस दौर में जी रहे हैं अभी तो उसकी तो पहले बातचीत कर लें। इतिहास ही बनाता है, पूर्व का इतिहास रोटेशन होता है। कल जो भी आएंगे, जब प्रधानमंत्री जैसे प्रधानमंत्री का, चूंकि आप देख लीजिए इनसे पहले मनमोहन सिंह थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो आप ये बोल रहे हैं कि पहले के समय में जो चीजें होते रहा है, हाँ, वो वही मोदी भी कर रहे हैं, भले ही दावा कुछ भी कर रहे हैं लेकिन कुछ अलग नहीं कर रहे हैं। देखिए, सिस्टम वैसे ही चलता है। आप देखिए राजनीति को कैसे बनाया गया और राजनीति अपने आप को कैसे डेवलप कर रही है। जब हमारा सोसाइटी डेवलप हो रहा है, पहले हमारी आवश्यकताएं कम थी तो हमारी ज़रूरतें कम थी तो हमारी नीड भी कम थी ना। अब राजनीति इतना ही महंगी होती जा रही है, उसके अनुसार से वो लोग भी एक्ट कर रहे हैं। तो अब क्या कहा जा रहा है कि सत्ता में उतना भ्रष्टाचार जरूरी है जितना दाल में नमक जरूरी है। कम हो जाएगा तो भी ठीक नहीं है, ज़्यादा हो जाएगा तो भी ठीक है। 4,500 करोड़ के जो आरोपी हैं वो दाल में कम नमक है कि मतलब ये सेट कर जाएंगे या फिर ज़्यादा नमक है, अनपच भी हो सकता है बीजेपी तो इस पे पड़ेगी नहीं। बोले हम दाल खा कहाँ रहे हैं, हम तो पानी के ही खा रहे हैं। आप दाल की तो पूछ रहे हैं, दाल हमारे पास है ही नहीं, हम तो पानी पी रहे हैं। गीता कोड़ा पानी है, मधु कोड़ा से पूछिए जो इसकी पार्टी में है वो। तो आज जो तस्वीर बाबूलाल मरांडी के साथ जो आई, बाबूलाल जिस मुखरता से भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलते रहे हैं, क्या वही दमखम के साथ कल भी बोलेंगे? उनके जहन में ये नहीं जाएगा कि उन्होंने ही गीता कोड़ा को बीजेपी की सदस्यता दिलाई? देखिए, बीजेपी इतना काम करेगी कि मोदी के साथ मंच शेयर नहीं कर पाएंगे मधु कोड़ा, उनके साथ मंच शेयर नहीं कर पाएंगे, लेकिन मुलाकातें होंगी, बातें होंगी, वो सब होता रहता है और आगे भी होता रहेगा। गीता कोड़ा मंच साझा करेंगी। नैतिक तौर पे ये कहा जाएगा कि आप लोग ये कौन सा सिस्टम खड़ा कर रहे हैं कि एक पति पे जो आरोप है उसके लिए आप मुजरिम मान रहे हैं पत्नी को। ये सिस्टम ये कहा जाता है, दर्शकों के बीच कहा जाता है, किया वही जाता है जो इसमें फ़ायदा हो, और वो सामने वाला भी करता है और इधर भी करता है, दाएं वाला भी करता है, बाएं वाला भी, हर कोई अपना फ़ायदा मतलब एक राहत तो जरूर आज से मिल जाएगी मधु कोड़ा को कि ये जो ट्वीट किया करते थे, चाहे वो निशिकांत दुबे हों या फिर संबित पात्रा जो बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, या फिर बीजेपी जो हमेशा से बोलते रही थी कि मधु कोड़ा पार्ट 2 की सरकार, या फिर भ्रष्टाचार के मामले में जब भी कोई उदाहरण देना होता था तो मधु कोड़ा का जिक्र जो है हो जाता था, उससे कम से कम मधु कोड़ा को तो फिलहाल तो राहत आज से मिल गई। नहीं, उससे जेएमएम को राहत मिली। जेएमएम की तुलना की जाती थी मधु कोड़ा से ना, तो अब मधु कोड़ा से तुलना नहीं की जाएगी। तो वो तो बीजेपी तो अब नहीं बोलेगी ना। हाँ, तो राहत तो ये तो उनको पहुंचना है। मधु कोड़ा तो अपनी जगह पर स्थिर है। मधु कोड़ा को आप बोल रहे हैं कि आपके हिसाब से राहत नहीं मिलेगी? नहीं, कोई राहत नहीं है। उनके लिए जो सिस्टम जितना काम करना था वो कर दिया और बाकी जो अदालत को काम करना है वो करेगा। अब कोई उनकी तुलना वर्तमान सरकार की तुलना जो है वो नहीं कर सकते हैं बीजेपी वाले कि मधु कोड़ा पार्ट 2 है। वो अब लाइन कट जाएगा। आप ये बोल रहे हैं कि अब मधु कोड़ा का जिक्र जो है बीजेपी नहीं करेगी भ्रष्टाचार के मामलों में? हाँ, उसमें वो बचेगी निश्चित तौर। तो ये बाबूलाल किस तरीके से बातचीत करेंगे अब आगे भ्रष्टाचार को लेकर के? किससे? नहीं, जब एक तो सवाल होगा ना कि आप
अगर भ्रष्टाचार के मसले पे अगर आप सवाल खड़ा कर रहे हैं तब, जबकि आरोपी है, अभी तो दोष सिद्ध नहीं हुआ है किसी के ऊपर, तो ऐसे में बाबूलाल जब भी अगर इस तरीके के मसले पे जाएंगे, बातचीत करेंगे, तो वो जो एक नैतिक लाइन जो पकड़ करके रखते हैं बाबूलाल मरांडी, वो लाइन तो खिसक सी गई है अब। बाबूलाल बोलेंगे हम क्यों मधु कोड़ा के बारे में बोले या ना बोले, मधु कोड़ा मेरे पार्टी में है ही नहीं। नहीं, भ्रष्टाचार की बात हो रही है। तो भ्रष्टाचार पे बोलने का जो एक नैतिक मजबूती था बाबूलाल के पास, जिस मजबूती के साथ वो बोलते रहे हैं, क्या अब भी मधु कोड़ा के साथ, उनकी पत्नी के साथ जो आज तस्वीरें सामने आई, जिस तरीके से गीता कोड़ा को ज्वाइन कराया गया, उसके बाद बंद कमरे में बाबूलाल मरांडी और संगठन महामंत्री जो हैं करमवीर सिंह, नैतिक बल क्या होता है? राजनीति आप देख रहे हो, नैतिक बल और नैतिकता की बात कर रहे हैं। ये लाभ हानि का शुद्ध फायदा का खेल होता है। चाहे आप कर रहे हो जो प्रोफेशन, चाहे वो कर रहे हैं, वो सब लोग उसी की तराजू से चलते हैं। जनता भी इस बात को जानती है, पर जनता वोट देने के समय ये समझती है कि मेरे करीब कौन है, उसी से। आज आप देखिए लालू यादव की बात कितनी जगह छिड़ रही है, नहीं छिड़ रही है ना, क्योंकि वो भले राजनीति में एक्टिव हैं, लेकिन वो उस तरीके से डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हुए। तो अब वो आउट ऑफ टर्म जो चला गया सिलेबस, उस पर चर्चा ही खत्म हो जाता है। वो मधु कोड़ा अभी चूंकि रिसेंटली में थे और इनसे जोड़ना था, इसलिए देश में तो एक से एक भ्रष्टाचारी हुए, तो उनसे तुलना नहीं ना कर रहे हैं, जो रिसेंट होता है उससे तुलना किया जाता है। तो बाबूलाल इस बात को पूरी जोर शोर से बोलते ही रहेंगे कि हाँ भ्रष्टाचार मिटाना है, भ्रष्टाचार मिटाना है। और जब पूछिएगा कि अब भाई मधु कोड़ा जी के साथ आप साथ, बोले कि हाँ कोई भी आके मिल सकता है हमसे, हम मिल सकते हैं उससे, लेकिन वो हमारी इन पार्टी में नहीं है और ना हम उनकी आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं। ये उतना कहने में उनको क्या जाता है, और जनता ये मानेगी भी। जनता तो सिंपल जो बात मैंने बताया, जनता वही मानती है कि जनता ये मानती है वोट देने से पहले ये नेता हमको व्यक्तिगत तौर पे जानते हैं कि नहीं, इनसे फायदा होता है कि नहीं मेरा, वही नेटिव होता है। नहीं तो आप बताइए ना, अगर देश में सब कोई एक अच्छा आदमी खोज के लाता तो पहले अच्छा आदमी खोजने में ही पता नहीं कई वर्ष लग जाते जनता को, 5 साल में तो चुन नहीं पाते। क्योंकि बेईमान तो तब हो जाता है जब कोई गद्दी पर बैठता है, उससे पहले तो सब ईमानदार हैं। नेताओं पे केस कब बढ़ते हैं? जब वो राजनीति में आते हैं। कोई देश भर में आप मान लीजिए कि कोई अगर एक छोटा सा भी ठगी का काम करता है तो वो नॉन नोटिसेबल है, वही काम अगर ठगी का नेता करता है तो वो नोटिसेबल है। तो जनता तो वोट देने समय जाती है तो इन सब मुद्दों को देखती भी नहीं है ना। नहीं तो देश में कई एक उदाहरण है, आप देख लीजिए, सुप्रीम कोर्ट पड़ा हुआ है कि नेताओं पे जितने केसेस है उसको जल्दी से डिस्पैच किया जाए, उसका निपटारा किया जाए। तो कौन सा ऐसा नेता है जिस पर एक भी नहीं है, इक्का दुक्का बचे होंगे, और वो भी जब आ जाएंगे आपको तो आपको वही दिखेगा। बागुन सुमरई को हराए थे। बागुन सुमरई झारखंड के एक बहुत बड़े मतलब राजनीति के भीष्म पितामह माने जाते थे, उनको मधु कोड़ा ने हराया था और तब वो सीट हासिल की थी। आज तक उनका प्रभाव ये है कि 5 विधानसभा में मधु कोड़ा का एक अपना वजूद है, सिर्फ हो जाति से आते हैं इस वजह से नहीं, उनका अपना वजूद है इस वजह से। और आज के डेट में कोल्हान मधु कोड़ा का जो राजनीतिक हैसियत है उसके आगे बीजेपी झुक गई। हाँ बिल्कुल, अगर बीजेपी को लगता कि हम अपने दम भरोसे जीत लेंगे इस सीट को, तो फिर जो चर्चा मैंने कल 3 नाम की थी, उन तीनों नाम में से किसी एक को देखिए, कभी रिस्क कोई 1% का भी नहीं लेगा किसी सीट पर। अगर जिताऊ कैंडिडेट है तो आना चाहिए। समय कब बुरा होता है? जब बीजेपी कमजोर हो जाएगी तब टिकाऊ खोजेगी आदमी। अभी सिर्फ जिताऊ चाहिए, क्योंकि टिकने का तो जिसके पास पावर रहेगा वही टिकेगा। 400 का जो आंकड़ा पार करना है उसमें बीजेपी को जिताऊ चेहरे ही चाहिए, और यही वजह है कि कोई भी मुद्दा जो है वो बड़ा नहीं है जीत के आगे। सनी, ये जो गीता कोड़ा जो आज गई बीजेपी में शामिल हुई, अभी 12 विधायक नाराज भी हैं कांग्रेस के, 8 विधायक दिल्ली तक गए। क्या गीता कोड़ा शुरुआत हैं, आने वाले दिनों में और भी कई ऐसे चेहरे देखे जा सकते हैं? देखिए, कहा तो नहीं जा सकता, लेकिन अगर गए तो ये भी बड़ी बात नहीं होगी। जिस तरह से नाराज़गी है, बयान भी आ गया कि भाई अगर ऐसा रहता तो हम दूसरे दल में भी जा सकते, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं मन में बात है, तभी ऐसा बोलते हैं। लेकिन जिस तरह से मधु कोड़ा को लेकर चर्चा हो रही है, बीजेपी की तरफ से ये बयान आ रहा है कि वो किसी भी मामले में कन्विक्टेड नहीं है, उनको कोई सजा नहीं हुई है। हेमंत सोरेन कन्विक्टेड हैं। आरोप जो है, कोई भी ऐसा नेता नहीं है जिस पर कोई आरोप ना लगा हो, तो आरोप तो सब पर हैं। लेकिन हाँ,
बयान तो बीजेपी के भी कल के डेट में मतलब हेमंत सोरेन भी अगर बीजेपी जाना चाहें तो उनका भी स्वागत होगा। वो तो हमेशा के लिए रहता है और सबके लिए रहता है। हालांकि सरयू राय ने इस बात को दोहराया आज कि जिस तरीके से बीजेपी लोगों को अपने पास ले रही है, हो सकता है कि हेमंत सोरेन भी अगर इच्छुक हों तो उनको भी ले जाया जाए। आप बिहार देखिए ना, नज़दीकी स्टेट में अमित शाह भी 1-2 महीना पहले ही आए थे और बोले थे कि नीतीश कुमार के लिए अब हमेशा के लिए जो है दरवाज़ा बंद हो गया, और उसके 1 महीना के बाद ही नीतीश कुमार आ गए। तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की भी बात याद कर लीजिए, जिन्होंने अजीत पवार पे सिंचाई घोटाला में बाकायदा कहा कि 76,000 करोड़ का वो घोटालेबाज हैं, और उनके बयान के 6 दिन के बाद जो है एनडीए फोल्डर में आने के बाद उनको डिप्टी सीएम बनाया गया। तो बिल्कुल देखिए, अब राजनीति में ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं रह गई, और यही वजह है कि देखिए अब बीजेपी नेताओं के बयान सुर सब बदल गए हैं, अब उन्हें अच्छा लगने लगा। जो भ्रष्टाचार कोई मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा तब तक है जब तक कि आप दूसरी पार्टियों में हैं, तब तक दूसरे दलों को जो है दिखाई देता है कि भाई ये जो है भ्रष्टाचारी है। जैसे ही वो भ्रष्टाचारी जिसको आप बता रहे थे वो आपके दल में शामिल होता है तो बाकायदा आप पुरस्कृत करते हैं और तरह तरह के। भ्रष्टाचार मुद्दा है, लेकिन जीत और हार से बड़ा नहीं है। जीतने के लिए ये देखना होगा कि सामने वाले के अंदर कितनी ताकत है। जैसा कि मैं बताया कि निर्दलीय रहते अगर वो 18% वोट ले आई थी, और उस समय अगर 2014 के चुनाव में 26% वोट लाकर लक्ष्मण गिलुआ सांसद बने थे, और उस समय अगर सबका वोट जो महागठबंधन जो बाद में हुआ 19 में उसका वोट जोड़ दिया जाए तो 30% वोट हो गया था। और यही समीकरण देखते हुए गीता कोड़ा जो है वो शामिल होगी कांग्रेस में, और उसी लक्ष्मण गिलुआ को हराई, जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी थे, सबसे बड़ा नेता थे स्टेट में, और उन्हें वो हरा दी, और पहली बार जो है महिला कोई सांसद वहाँ से बनी। तो वो उसी हिसाब से बीजेपी ने भी उनके अंदर पोटेंशियल देखा होगा, और यही वजह है कि वो शामिल की। आप समझिए कि जिस सीट पर अमित शाह जाकर इस प्रचार अभियान की शुरुआत करते हैं, तो इसका मतलब तो ये है कि वो सीट जितना प्रायोरिटी में भी है। तो बीजेपी तो अपने हिसाब से सालों भर रणनीति बनाती है, और उस रणनीति के तहत अभी लाया गया है। अब जेएमएम और कांग्रेस में खटास वहीं से शुरू होगी कि ये सीट किसको जाए। चूँकि अभी स्टीफन मरांडी जो वरिष्ठ नेता हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के, उनसे हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि अब चाईबासा जो सीट है जिससे गीता कोड़ा सांसद हैं, उस पर जेएमएम का दावा बनता है। चूंकि 6 में से 5 विधायक तो हमारे हैं। उन्होंने कहा कि लोहरदगा में भी हमारा दावा बनता है, रांची सीट पर भी उन्होंने दावा ठोक दिया। तो यह तो अब दावा का खेल चलेगा, और उस हिसाब से जो खटपट चले होगी पार्टी के अंदर, गठबंधन के अंदर, तो इसका फायदा तो जाहिर सी बात है। पांडे जी कुछ बोलना चाह रहे थे। देखिए, ये पहले ही फार्मूला तय हो चुका है दोनों दलों के बीच में कि सीट कौन सा है ये मायने नहीं रखता, उम्मीदवार कौन सा है वो मायने रखता है, वो किस दल में। अब जाहिर सी बात है, वहाँ सबसे मजबूत उम्मीदवार थे गीता कोड़ा, वो दूसरे दल में चली गई, तो अब नया उम्मीदवार चयन किया जाएगा। इधर से प्रदीप बलमुचू का नाम होगा, और उधर से किसी एक का, मान लीजिए जोबा मांझी हो, दीपक बिरुवा हो, या कोई भी, तो उन दोनों में पार्टी फैसला कर लेगी कि मजबूत कौन है, और जो मजबूत होगा उसको टिकट मिल जाएगा, मतलब वो सीट उसकी हो जाएगी। यही सिंपल फार्मूला अभी निकाला गया, और सबसे बेहतर फार्मूला बताया जा रहा है कि टिल डेट के लिए यही है। गठबंधन इसी तरीके से आगे बढ़ेगा। सबसे बड़ा टेंशन उनके लिए भी यही है कि जिताऊ कैंडिडेट चाहिए, सीट किसके पास। कुल मिलाकर के जो बातचीत को अगर 1-2 लाइन में अगर समेटा जाए तो यही है कि राजनीति का जो लक्ष्य है वो सत्ता प्राप्ति की है। भले ही उसके लिए बातचीत अच्छी बातचीत की जाए, सैद्धांतिक बातचीत की जाए, लेकिन जब भी चुनाव आते हैं या फिर जब लगता है कि जीत हार का जो समीकरण है वो इस तरीके से बदला जाए, तो फिर सारे मुद्दे जो है गौन हो जाते हैं, सारे आरोप गौन हो जाते हैं। और यही जो है आज झारखंड में भी हुआ। मधु कोड़ा के ऊपर लगातार बीजेपी आरोप लगाते रही, उनके चेहरे को भ्रष्टाचार के तौर पे पेश करते रही, लेकिन आज उसी मधु कोड़ा के साथ जो है बाबूलाल मरांडी की तस्वीर भी सामने आई। करमबीर सिंह जो झारखंड बीजेपी के संगठन महामंत्री हैं, उनकी भी तस्वीर सामने निकल कर के आई। आज गीता कोड़ा बीजेपी में शामिल हो गई, और मधु कोड़ा बीजेपी में शामिल नहीं होते हुए भी बीजेपी के हो गए। शुक्रिया।